नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई करंट में। दोस्तों आज है 18 मार्च और 18 मार्च की दोस्तों जितनी भी इन्फॉर्मेशंस है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण नहीं, यहाँ पे आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मार्च 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ कितने करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना, दोस्तों एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है और दूसरी है प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना शहरी। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसने दोस्तों यहाँ पर 2024 तक, कब तक, 2024 तक कितने घरों को बनाने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर है वो लक्ष्य रखा है दोस्तों 2.95 करोड़, यानी 2,95,00,000 घरों को दोस्तों यहाँ पर बनाएगी जो है भारत सरकार। अभी तक दोस्तों 2023 तक, 11 मार्च 2023 तक दोस्तों यहाँ पर 2.18 करोड़ पक्के घर बनाए जा चुके हैं। दोस्तों सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर 2.18 करोड़ घरों को बनाया जा चुका है और कुल आवंटन जो घरों का अभी तक हुआ है, यानी ये जब से योजना लॉन्च की गई है तब से 2,94,00,000 घरों को दोस्तों आवंटित किया जा चुका है। पीएम आवास योजना दोस्तों यहाँ पर 2016 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2016 में। ये भी दोस्तों याद रखना है कि पीएम आवास योजना कब शुरू की गई, तो 2016 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था जब ये योजना लॉन्च की गई? तो इसका शुरुआती उद्देश्य ये था कि 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। योजना के दो घटक दोस्तों कहें तो यहाँ पर एक है पीएम आवास योजना ग्रामीण और दूसरी है पीएम आवास योजना शहरी। पीएम आवास योजना को पहले दोस्तों क्या बोला जाता था? तो पहले बोला जाता था इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना को ही दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना बोला जाता है और इसी का नाम दोस्तों बदल करके ये रखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। और प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों दो रूपों में दिखाई देती है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने ही दोस्तों ये लक्ष्य रखा है कि 2024 तक 2.95 करोड़ घरों को बनाया जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, समन्वित बहुपक्षीय बहुरोधी युद्ध अभ्यास। नाम क्या है दोस्तों? नाम है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन नाम का दोस्तों एक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है और सी ड्रैगन में भारत की तरफ से दोस्तों कौन सा जहाज है जो इस अभ्यास में भाग ले रहा है, बताना ये है। भारत की तरफ से इस अभ्यास में लंबी दूरी का समुद्री टोही विमान भाग ले रहा है, तो इस विमान का नाम क्या है? और ये जो सी ड्रैगन अभ्यास है दोस्तों, सैन्य अभ्यास है, तो ये बहुपक्षीय दोस्तों पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। और बहुपक्षीय का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में एक से अधिक कंट्री भाग लेंगी। तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है P8I या P8A या PI या फिर P3C। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो हो जाएगा P8I नाम का दोस्तों जो जहाज है वो सी ड्रैगन 23 नामक एक्सरसाइज में भाग भारत की तरफ से लेगा। और ये दोस्तों जो अभ्यास आयोजित कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये दोस्तों आयोजित किया जा रहा है USA में, अमेरिका में दोस्तों आयोजित किया जा रहा है सी ड्रैगन 23। और ये P8I जो जहाज है दोस्तों ये अमेरिका के ही गुआम द्वीप पर दोस्तों, कहाँ पर? गुआम द्वीप अमेरिका में अभी अभी वहाँ पर एंट्री ली है। वहीं पर इसने, कहने का मतलब ये है कि गुआम द्वीप पर P8I जहाज ने अपनी लैंडिंग करी है सी ड्रैगन 23 एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए। और ये जो सी ड्रैगन 23 दोस्तों ये इस बार का कितने नंबर का संस्करण है? तो इस बार दोस्तों ये 3rd नंबर का संस्करण है, यानी ये तीसरा संस्करण है, ये भी याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर संस्करण कौन सा था? तीसरा। और इसका आयोजन अमेरिकी नौसेना के द्वारा 15 से 30 मार्च के बीच में किया जाता है। यहाँ पर यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जो जहाज दोस्तों इस एक्सरसाइज में भाग लेगा उसका नाम है P8A, यानी P8A नामक का जो जहाज है वो USA का जहाज है। इसी तरीके से यूएस की नौसेना की तरफ से दोस्तों ये P8A नामक का जहाज हो गया। और जापान की नौसेना की तरफ, यानी जापान देश की जो नौसेना है उसकी तरफ से दोस्तों कौन सा जहाज इस एक्सरसाइज में भाग लेगा? तो उसका नाम है दोस्तों PI नाम का जहाज दोस्तों इसमें भाग लेगा। और रॉयल जो कनाडा की दोस्तों जो सेना है, कनाडा की जो नौसेना है उसका दोस्तों जो जहाज है उसका नाम है CP140 नाम का जहाज इसमें हिस्सा ले रहा है। और इसी तरीके से कोरिया गणराज्य भी दोस्तों इसमें, इसका कोरिया जो गणराज्य है उसकी नौसेना के द्वारा उस जहाज का नाम है दोस्तों P3C। तो ये जो 4 देशों के दोस्तों यहाँ पर
यहाँ पर 5 देशों की सेनाओं के साथ में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। पहले नंबर पर है अमेरिका, अमेरिका का जहाज है P-8A, और दूसरे नंबर का है जापान जिसके जहाज का नाम है P-I, और तीसरे नंबर पे है कनाडा जिसके जहाज का नाम है CP-140, और चौथे नंबर पे है कोरिया जिसके जहाज का नाम है P-3C, और पांचवें नंबर पे आ जाता है दोस्तों भारत जिसके जहाज का नाम है P-8I। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कुल मिलाकर के 5 देशों की नौसेनाओं के साथ में ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। इसलिए इस युद्ध अभ्यास का नाम दोस्तों बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, सी ड्रैगन वार्षिक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये भारत प्रशांत क्षेत्र में प्रारंभिक और गैर प्रारंभिक समुद्री क्षेत्र सुरक्षा चुनौतियों के जवाब के लिए दोस्तों किया जा रहा है। कहाँ पर? इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें चाइना की बढ़ती जो धमक है एक तरीके से, उसको काउंटर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जबकि चाइना को काउंटर करने के लिए अनेक प्रकार के समूह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इन सभी के द्वारा लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, और इंडिया भी उसमें शामिल है। जैसे कि क्वाड ग्रुप भी बनाया गया है, I2U2 ग्रुप भी है जिससे कि चाइना को काउंटर किया जा सके, और इसी तरीके से ऑकुस नाम का भी एक ऑस्ट्रेलिया और यूके है ना, और यूएस ऑकुस नाम का जो संगठन है उसकी भी अभी हाल ही में मीटिंग हुई है। तो ये सारे के सारे जितने संगठन हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाए गए हैं। और यहाँ पर भी जो दोस्तों ये सी ड्रैगन नाम का अभ्यास भी हो रहा है, ये भी चाइना को काउंटर करने के लिए है। तो यहाँ पर दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिख समुदाय की कैलेंडर प्रणाली नानकशाही सम्मत 555 की शुरुआत पर पीएम मोदी ने सिख समुदाय को बधाई दी। सिख समुदाय की कैलेंडर प्रणाली को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा कब शुरू किया गया था? दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये सिख समुदाय का दोस्तों कैलेंडर प्रणाली है, और कैलेंडर प्रणाली का दोस्तों नाम क्या है? कैलेंडर प्रणाली का नाम है यहाँ पर नानकशाही सम्मत 555। तो ये याद रखना है कि नानकशाही सम्मत 555 है, ये एक कैलेंडर प्रणाली है। और ये कैलेंडर प्रणाली किसकी है? सिख समुदाय की है। और इसी की शुरुआत में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने सिख समुदाय को बधाई दी, और सिख समुदाय की दोस्तों कैलेंडर प्रणाली जो थी वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक के द्वारा, किसके द्वारा? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक के द्वारा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक दोस्तों। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि ये भी याद रखना है कि ये जो कैलेंडर है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी ये कब की गई थी? तो ये 2003 में यहाँ पर की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 2003 में। किसके द्वारा? शिरोमणि गुरुद्वारा समिति के द्वारा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 2003 दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नामकरण जो हुआ था दोस्तों, ये जो प्रणाली है, कौन सी प्रणाली दोस्तों? ये वाली नानकशाही सम्मत प्रणाली। तो इसका दोस्तों नामकरण जो हुआ था, यानी ये जो नाम लिया गया है, ये नाम लिया गया है दोस्तों गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव दोस्तों। और गुरु नानक देव जो थे दोस्तों ये प्रथम गुरु थे सिखों के। तो इन्हीं की दोस्तों गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती पर दोस्तों 500वीं जयंती पर 505वीं जयंती पर इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी। सिख धर्म में दोस्तों उपयोग किया जाने वाला ये उष्ण कटिबंधीय सौर कैलेंडर है। तो सिख कैलेंडर में महत्वपूर्ण, और इस त्यौहार का दोस्तों क्या यूज है? तो यूज ये है कि महत्वपूर्ण तिथियों और त्योहारों को चिन्हित करने के लिए है। और वर्ष की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो होती है चैत्र महीने से, चैत महीने से होती है। और चैत महीने की दोस्तों, चैत महीना ये कब से काउंट होता है? ये काउंट होता है 14 मार्च से। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला जो टर्म आ जाता है वो आ जाता है खालसा पंथ। तो दोस्तों खालसा पंथ की जो स्थापना थी, खालसा पंथ की, तो वो किसके द्वारा की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, गुरु गोविंद जी के द्वारा दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ये दोस्तों प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। और गुरु अर्जुन देव दोस्तों ये आदि ग्रंथ के दोस्तों क्या है? रचनाकार हैं। आदि ग्रंथ दोस्तों सिखों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जिस तरह से हिंदुओं में रामचरितमानस होता है, मुस्लिमों में कुरान होती है, उसी तरीके से सिखों में आदि ग्रंथ का जो आदि ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। और गुरु तेग बहादुर दोस्तों, ये याद रखना है, गुरु तेग बहादुर 9th नंबर के गुरु थे। और इनकी हत्या दोस्तों औरंगजेब ने करवा दी थी। औरंगजेब ने इसलिए करवा दी थी कि इन्होंने हिंदू होने से दोस्तों मना कर दिया था। यानी जो औरंगजेब था वो ये कह रहा था कि आइए मुस्लिम जो धर्म है उसको स्वीकार कर लीजिए। तो गुरु तेग बहादुर जी थे, उन्होंने कहा था कि जो कृपाण है, जो केस है, केस नहीं कटवा सकते, शीश कटवा सकते हैं। तो इससे जब उन्होंने मना कर दिया तो औरंगजेब ने इनके जो है शीश कटवा करके इनकी हत्या करा दी थी दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह जो दोस्तों थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने 10वीं ग्रंथ की भी रचना की है। अब यहाँ पर बात ये आती है दोस्तों कि जो गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि दोस्तों क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। गुरुमुखी लिपि की स्थापना किसने की थी? तो गुरुमुखी लिपि की दोस्तों स्थापना की थी गुरु अंगद ने। याद रखिएगा, गुरु अंगद जी ने
मुखी लिपि की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नरेंद्र सिंह तोमर ने 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम? तो इसका दोस्तों आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है एग्री यूनिफेस्ट का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु द्वारा आयोजित किया गया। दोस्तों ICAR एक दोस्तों क्या है? एक स्वायत्त निकाय है। पहले ICAR को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, याद रखिएगा दोस्तों। और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1929 में। किसकी? ICAR की दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर। और ये दोस्तों इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं। तो इस हिसाब से ICAR के दोस्तों इस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों वर्तमान में क्या है? केंद्रीय कृषि एवं विकास मंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, तो कृषि मंत्री दोस्तों कौन है? केंद्रीय, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। और ये ICMR के दोस्तों क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, उस देश का नाम क्या है? नेपाल, US, जापान या फ्रांस? तो यहाँ पर सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों US ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही मैकमोहन रेखा को लीगल माना और इसको मान्यता दी है। मैकमोहन रेखा दोस्तों ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये भारत और चाइना के बीच में पड़ती है। और भारत में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में दोस्तों मैकमोहन रेखा है। और ये मैकमोहन रेखा लगभग दोस्तों कितने किलोमीटर की है? तो ये रेखा है दोस्तों 3500 किलोमीटर की शेयर करता है दोस्तों। और इसी को दोस्तों चाइना जो है इसको अवैध मानता रहा था, और इसीलिए अमेरिका ने दोस्तों इस पर क्या कहा है कि ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल वैध है। तो इस देश ने दोस्तों मान्यता इसको दे दी है। मैकमोहन रेखा के 3 भाग दोस्तों हैं, एक पश्चिमी क्षेत्र है, केंद्रीय क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र है। और ये मैकमोहन रेखा दोस्तों कब खींची गई थी? तो 1914 में दोस्तों खींची गई थी। और 1914 में खींची गई थी शिमला कन्वेंशन के दौरान। और शिमला समझौता दोस्तों कब हुआ था? 1972 में। सरकार ने तीनों सेनाओं के कमांडरों की शक्तियों के मजबूत करने के लिए लोकसभा में अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023 पेश किया। इस विधेयक को किसने किया है दोस्तों? कहने का मतलब यह है कि इस विधेयक को पेश किसने किया है, यानी लोकसभा में किसने पेश किया है, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों राजनाथ सिंह जी तो हैं ये रक्षा मंत्री, ये क्या है? रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। और अजय भट्ट जी दोस्तों ये क्या है? और मनोज पांडे जी, ये तो दोस्तों जनरल मनोज पांडे ये क्या है? ये सेना के क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल हैं दोस्तों, यानी अध्यक्ष हैं। और अमित शाह दोस्तों ये गृह मंत्रालय संभालते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ये है राज्य मंत्री। दोस्तों राज्य मंत्री, स्टेट राज्य मंत्री दोस्तों कौन है? अजय भट्ट, राज्य रक्षा मंत्री हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राज्य रक्षा मंत्री ने दोस्तों इस विधेयक को पेश किया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अजय भट्ट। चलते हैं दोस्तों। और वायुसेना अधिनियम दोस्तों 1950 में, और सेना अधिनियम 1950 में, और नौसेना अधिनियम 1957 में। और दोस्तों सेना दिवस भी दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, सेना दिवस यहाँ पर 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। हाल ही में 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट GNHCP के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत ने किसके साथ किया है? IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, या न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ, या ADB के साथ, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ? तो इसका सही दोस्तों आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के साथ में। तो वर्ल्ड बैंक के साथ में ही दोस्तों ये समझौता हुआ है। और ये समझौता दोस्तों किसके लिए हुआ है? 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों ये समझौता वर्ल्ड बैंक के साथ में किया गया है। और ये वर्ल्ड बैंक दोस्तों कितने मिलियन रुपए का लोन दिया है? तो ये दिया है दोस्तों $781 मिलियन का। इतने रुपए का ये दोस्तों लोन यहाँ पर ग्रांट की है, जिससे 5 राज्यों में इस कॉरिडोर को यहाँ पर बनाया जा सके। और ये दोस्तों 4 राज्य कौन कौन से हैं? ये दोस्तों 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश है, और यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और राजस्थान है दोस्तों, और चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। तो ये 4 स्टेट हैं जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने $781 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सैन्य अभ्यास दोस्तों बोल्ड कुरुक्षेत्र के आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया जा रहा है? भारत सिंगापुर, भारत फ्रांस, भारत और USA, भारत और UAE। तो यहाँ पर दोस्तों बताइएगा यहाँ पे क्या आंसर है? तो इसका दोस्तों आंसर है भारत और सिंगापुर के बीच में।
बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच में किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है दोस्तों सिम्बेक्स। तो ये भी दोस्तों एक्सरसाइज यहाँ पर होती है भारत और सिंगापुर के बीच में। ये दोस्तों जो संस्करण था ये कितने नंबर का दोस्तों था, यानी बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये 13th नंबर का दोस्तों संस्करण था, यानी ये 13वीं बार आयोजित किया जा रहा है। और ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये आयोजित किया जा रहा है दोस्तों जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पे, जोधपुर राजस्थान में ये आयोजित किया जा रहा है। और इसका प्रथम बार जो आयोजन दोस्तों था, प्रथम बार दोस्तों जो आयोजन था वो आयोजन 2005 में किया गया था। याद रखिएगा कब आयोजन किया गया था, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश ने 75 साल की मित्रता 75 ईयर की फ्रेंडशिप का जश्न मनाया, जिसे चिन्हित करने के लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। उस देश का दोस्तों क्या नाम है, तो उस देश का दोस्तों यहाँ पर नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ने दोस्तों, लग्जमबर्ग की जो हमारी रिलेशनशिप थी, फ्रेंडशिप थी इंडिया और लग्जमबर्ग की, वो 75 ईयर की कंप्लीट हो गई। और इसी फ्रेंडशिप को दोस्तों यादगार बनाने के लिए इन दोनों देशों ने ज्वाइंट रूप से दोस्तों क्या लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है दोस्तों स्मारक डाक टिकट। याद रखिएगा स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है अपनी फ्रेंडशिप को बरकरार रखने के लिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपको बता दिया हूँ, ऑप्शन नंबर 2 लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग दोस्तों और भारत, ये दोनों देश दोस्तों पिछले 20 वर्षों से दोस्तों इस्पात के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लग्जमबर्ग दोस्तों एक यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा राष्ट्र है और 1994 में लग्जमबर्ग शहर दोस्तों लग्जमबर्ग का ही एक शहर है। तो लग्जमबर्ग को ही दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दोस्तों 2013 से और 2014 तक दोस्तों क्या किया था, सेवा की थी। किसने, लग्जमबर्ग ने। और लग्जमबर्ग के दोस्तों जो पीएम हैं उनका नाम है जेवियर वेटन। क्या नाम है, जेवियर वेटन। और मुद्रा है यूरो और भाषाएं हैं लग्जमबर्गिश, फ्रांस और जर्मन। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च। तो क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है 16 मार्च को दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को चलने से पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। पोलियो उन्मूलन के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत खसरा और रुबेला के उन्मूलन के लिए, यहाँ पर दोस्तों उन्मूलन का अर्थ ये है कि समाप्त करने के लिए अभियानों के माध्यम से 324 मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। और प्रथम बार दोस्तों 1995 में मनाया गया था क्या, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। आखिरी पोलियो का मामला दोस्तों 2011 में आया था। कहां पर आया था, पश्चिम बंगाल में दोस्तों रिपोर्ट किया गया था आखिरी मामला। किस चीज का, तो ये दोस्तों मामला था पोलियो का। और यहां पर पोलियो मुक्त जो भारत, यानी पोलियो मुक्त भारत दोस्तों ये कब घोषित किया गया, तो पोलियो मुक्त भारत ये दोस्तों बना 27 मार्च 2014 को। पोलियो मुक्त भारत दोस्तों कब बना, 27 मार्च 2014 को यहाँ पर पोलियो से फ्री कर दिया गया भारत को। और 2022 की दोस्तों थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। और इस बार जो 2023 की दोस्तों थीम क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार की थीम दोस्तों अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है, इसलिए यहाँ पर 2023 की थीम नहीं बताया हूँ। स्विस फर्म एयर क्वालिटी स्विस फर्म दोस्तों है एयर IQ एयर के एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा स्थान रखता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी इंडिया में दोस्तों क्या पोजीशन है प्रदूषण में और ये कितने नंबर पे इस बार आया है दोस्तों, तो ये भी यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इस बार जो रैंक है इंडिया की वो है 8वीं रैंक है दोस्तों। और पिछली बार दोस्तों जो 2022 में इंडिया की रैंक थी तो वो दोस्तों थी 5th। और इस बार दोस्तों 2023 में जो रैंक है वो है 8वीं। तो ये दोस्तों यहाँ से पता चलता है कि इस बार थोड़ा सा सुधार हुआ है। तो विश्व के 50 वर्ल्ड के जो 50 शहर हैं, 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दोस्तों 39 शहर दोस्तों भारत से हैं। और 10 सबसे प्रदूषित देश हैं दोस्तों चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और तजाकिस्तान। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रदूषित टॉप 10 कंट्री हैं दोस्तों। विश्व के 4 सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 4 सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों, यहाँ पर इसका स्थान है प्रथम।
प्रथम स्थान दोस्तों किसका है? लाहौर, पाकिस्तान। पाकिस्तान की सिटी लाहौर, उसका दोस्तों यहाँ पर टॉप नंबर पे आती है ये प्रदूषण के मामले में। और दूसरे नंबर पे दोस्तों जो सेकंड स्थान है, वो सेकंड स्थान है दोस्तों चाइना की सिटी है, जिसका नाम है होतान। ये भी याद रखिएगा, होतान नाम की जो सिटी है दोस्तों, ये टॉप सेकंड पे है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों आ जाता है अपना प्यारा भारत, और भिवाड़ी, राजस्थान का दोस्तों जो शहर है जिसका नाम है भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ पे पड़ता है? तो भिवाड़ी पड़ता है राजस्थान में। और इस राजस्थान की सिटी दोस्तों भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रदूषित है, जिसकी रैंक दोस्तों कितनी है? थर्ड रैंक है दोस्तों, ये थर्ड नंबर पे आता है। और चौथा जो है वो है हमारे प्यारे भारत देश की राजधानी, ये चौथे नंबर है पूरी दुनिया में प्रदूषित है, इसकी दोस्तों रैंक है फोर्थ। मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में दोस्तों सबसे ज़्यादा दो कंट्री हैं प्रदूषित, भारत और पाकिस्तान, की वायु गुणवत्ता दोस्तों सबसे खराब है। यदि दोस्तों कहीं की वायु गुणवत्ता यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि खराब होता है तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी? जलवायु परिवर्तन होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा और पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान होगा। तो ये सारी की सारी दोस्तों समस्याएं आती हैं जब हमारा पर्यावरण ही सही नहीं रहेगा तो क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मंत्रालय G20 के दूसरे, यहाँ पर दोस्तों EDWG दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय EDWG बैठक के दौरान एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर EDWG का दोस्तों मतलब है एजुकेशन वर्ल्ड ग्रुप दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड ग्रुप, ये दोस्तों EWG की दोस्तों बैठक चल रही है। और बैठक में कल क्वेश्चन कराया भी था, तो इसकी दोस्तों बैठक कहाँ पे चल रही है? अमृतसर, पंजाब में दोस्तों। और इसी एजुकेशन वर्ल्ड ग्रुप की बैठक के दौरान ही दोस्तों मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का भी आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन भी दोस्तों अमृतसर, पंजाब में ही किया गया है। खालसा कॉलेज में दोस्तों इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और G20 में दोस्तों कितने सदस्य हैं? तो 19 सदस्य प्लस एक दोस्तों यहाँ पर यूरोपीय यूनियन, तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 20 मेंबर हैं। कब बनाया गया था? 1999 में। जीडीपी का दोस्तों लगभग 80% कवर करता है दुनिया की, और दुनिया का वैश्विक व्यापार दोस्तों 75%, और जनसंख्या दुनिया की 2/3 आबादी का लगभग 80% कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किनके बीच हुआ है? आरबीआई और सेंट्रल बैंक यूएई, आरबीआई और सिलिकॉन वैली बैंक यूएसए, आरबीआई और बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई और पीएनबी। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आरबीआई और सेंट्रल बैंक यूएई। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में डीजीसीआई ने डीआरडीओ तकनीक द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण दवा विकसित की है जिसे रेडियोलॉजिकल परमाणु आपात स्थितियों के लिए अनुमोदित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों पार्सिया ब्लू नाम की दोस्तों यहाँ पर एक दवा विकसित की गई है। इसे प्रौद्योगिकी विकास कोष दोस्तों TDF योजना के तहत विकसित किया गया है। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारत में दोस्तों केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण एक संगठन है। और DCGI चिकित्सा उपकरण नियम 2017 के तहत चिकित्सा उपकरणों के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण भी है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और ये स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है, जो भारत सरकार का हिस्सा है। DRDO की स्थापना दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है DRDO की। DRDO इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारत सरकार की एक एजेंसी है जो रक्षा, एरोस्पेस और सुरक्षा के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी प्रणाली के अनुसंधान, विकास और निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक, और ये चैनल को नहीं सब्सक्राइब अभी तक कर पाए हैं आप तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम आपको ऐसे ही जानकारी आपको देते रहेंगे। यदि कोई कमी है दोस्तों तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद।